अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीजेपी एमपी संबित पात्रा ने राहुल गांधी के कोटा में नीट स्टूडेंट से मुलाकात के प्रोग्राम पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि अपोजिशन लीडर्स को जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना चाहिए और स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को बढ़ाने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीट की तैयारी करने वाले तलबा पहले ही काफ़ी प्रेशर और कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, इसलिए सियासी बयानबाजी से उनके जहनी दबाव में इजाफा नहीं होना चाहिए। वो अपने स्टूडेंट्स को ना भेजें, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो कि एलओपी हैं, उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक जिम्मेदारापन होना चाहिए। मगर हमेशा हमने देखा है कि राहुल गांधी लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते। जब नीट का एग्जामिनेशन 21 तारीख को होने वाला है और स्वाभाविक रूप से इस बार बंदोबस्त किया गया है और पिछली बार के बाद सरकार ने कड़े रूप से इस पर कार्यवाही भी की है। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। कहीं न कहीं कोटा, जो कि एक कोचिंग हब है, उसका भी नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। कोटा में जाके इस प्रकार का आंदोलन करना, और यह भी खबर आई है कि कोटा के जो कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स हैं, उनके पास अशोक गहलोत जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा फोन कराया जा रहा है कि वो बच्चों को जबरदस्ती भेजें राहुल जी के संवाद में, राहुल जी के आंदोलन में। ये बच्चों को भटकाने की कोशिश है, कोटा को बदनाम करने की कोशिश है और कहीं न कहीं एक स्ट्रेसफुल वातावरण क्रिएट करने की कोशिश है, जो कि किसी भी पॉलिटिशियन को अभी बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में नए मुंतखब अरकान के लिए 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद नए एमएलएस को असेंबली के क़वायद, पार्लियामेंट प्रोसीजर्स और हाउस में अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उठाने के तरीक़ों से आगाह करना है। प्रोग्राम के दौरान चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन के रहनुमाओं ने नए अरकान को मशवरे देते हुए कहा कि असेंबली अवाम की आवाज़ का अहम प्लेटफॉर्म और हर एमएलए को जिम्मेदारी और तैयारी के साथ अपने हलक़े के मसाइल हाउस में पेश करने चाहिए। സഭ വിലമതിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യോത്തര വേള നടക്കുക. ഒരു 4 പേര് അംഗങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ജനങ്ങളുടെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോക്കസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മതി. ലോകത്ത് പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ നിയമസഭയിലെ ചർച്ചകൾക്കുണ്ടാകണം. ഇത് ഡെമോക്രസിയാണ്. ഡെമോക്രസി ഈസ് എ ഡിസ്കോഴ്സ്, അല്ലേ? അതൊരു ഡിബേറ്റാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് നല്ല ഡിബേറ്റും ഡിസ്കോഴ്സും ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ ഡിസ്കോഴ്സിനും, എല്ലാ ഡിബേറ്റിനും ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവണം. ഔട്ട്കം, ഒരു പരിണതഫലം ഉണ്ടാവണം, റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ തമ്മിൽ വാശിയോടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകണം. ആ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരന് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആവേശത്തോടെ പോരാടുന്നത്. നിയമസഭ ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു ജനാധിപത്യ വേദിയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം വേദികളിൽ രാഷ്ട്രീയം വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ വിഷയങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണാനും ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആവശ്യമായ രേഖകളെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി
വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ സഭയിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് പ്രധാനമാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സഭയിലുള്ള സാന്നിധ്യമാണ്. എപ്പോഴും സഭക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം. यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार ने भाबानीपुर इलेक्शन रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज करने पर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर तनकीद की। सुकांता मजूमदार ने कहा वो हर बार ऐसा करती हैं। पिछले असेंबली इलेक्शन में भी उन्होंने नंदीग्राम के इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करते हुए कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन नताइज को कानूनी तौर पर चैलेंज करना ममता बनर्जी की सियासी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है। बीजेपी लीडर ने कहा है कि अवाम का फैसला कबूल करना जमहूरी रिवायत का अहम हिस्सा है। वो पिछली बार भी गई थी नंदीग्राम के रिजल्ट को लेकर, उसका भी अभी तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वो हर बार ऐसे ही करते हैं और हार को मान लेना चाहिए। हार जीत तो राजनीति में होती है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो क्वाइट नेचुरल। कर्नाटका बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिनागी ने होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे के आरएसएस से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगने के मुतालबे पर सख्त रिएक्शन दिया। रमेश जिगाजिनागी ने कहा कि अगर उन्हें आरएसएस के बारे में मालूमात चाहिए तो पहले आरएसएस ज्वाइन करें, फिर जो मालूमात चाहिए होगी वो मिल जाएगी। उन्होंने प्रियंक खड़गे के बयान को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि आरएसएस एक कदीम और मशहूर तंजीम है जिसके बारे में अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ है। बीजेपी एमपी का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब कर्नाटका में आरएसएस की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को लेकर सियासी बहस गर्म है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग तेज होती नजर आ रही। इसका बाप भी भी मंत्री है, वहाँ ये बना है, क्या बना है कि हिंदू धर्म का ये क्या ये गुलबर्गा में बनाए हैं बौद्ध धर्म, वो तो यही मेंबर लोग हैं, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं, बड़े बहुत मेंबर लोग हैं। इसका अकाउंट दे सकते हैं क्या? मैं पूछता हूँ उसको, इसका क्या है किसका रजिस्ट्रेशन सभी ये देता है क्या? मुझे पूछता हूँ मैं खड़गे साहब को क्या है, वो मेंबर है क्या? अगर मेंबर है कुछ भी है तो आरएसएस वाले उनको जो बोलना है बोलता है। ये मेंबर भी नहीं है, कुछ नहीं, राज्य का होम मिनिस्टर है कांग्रेस का। इसका काम नहीं है ये पूछने का। अगर पूछना है तो तुम आ जाओ, तुम आके आरएसएस में ज्वाइन हो जाओ, तुमको जो चाहिए हम हमारा ये आरएसएस वाला ने आपको देता है। तो कुछ भी नहीं है, फिर भी अननेसेसरी आप क्या बोलते हैं उसको, हमें ऊपर डलवा रहे ऐसे रहे तो बहुत दिन नहीं चलेगा, ये भी नहीं रहेगा ऐसा। यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने बेदादी के करीब अपोजिशन की तरफ से लगाए गए लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ामात वाले पोस्टर्स पर सख्त रिएक्शन दिया है। एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कोई स्टैंडर्ड्स और मर्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा है कि वो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि सियासी मुखालिफिन झूठे इल्ज़ामात और पोस्टर्स के ज़रिए उनकी शख्सियत को निशाना बना रहे, लेकिन वो इन मुहिमात से मुतासिर नहीं होंगे। ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮೇಲಾದರೂ ಇದೆಂಥವು ಬ್ಲೂ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ನಡೆಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದ. ನಂದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈವನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋರು, ನಂದು 100 ಎಕರೆ ಅಂತ ಅದೇನೋ ನಿಖಿಲ್ದು ನಂದು ಹಾಕೋರಲ್ವೇ. 46 ಎಕರೆ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಜಮೀನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಜಮೀನಿದೆ? 100 ಎಕರೆ ಅಂತೇನು ಹಾಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು 36-37 ಎಕರೆ ತಗೊಂಡವ್ರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋ ಜಮೀನ ಯಾವನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಿಂದ್ರೆ, ಬೆನಗಾನಹಳ್ಳಿಲಿ ಸತ್ತೋದವ್ರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಈಗ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜನ ನಂಬ್ತಾರ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಡವಾ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿರೋದು ಇದರಲ್ಲೇ. ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲಾದರೂ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕುರ್ಚಿಗಾದರೂ ಗೌರವ ಬೇಡವಾ? ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರದೇ ನಡೆದೋಯ್ತು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಯ್ತು. तमिलनाडु में एक दलित नौजवान आकाश की लाश को हाईकोर्ट के हुक्म के बाद 3 महीने से ज़्यादा अरसे के बाद अंतिम रसूमात के लिए सुपुर्द खाक कर दिया गया। आकाश जो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के मना मादुराई का रहने वाला था, उसको 6 मार्च को एक असॉल्ट केस के सिलसिले में लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा था कि फरार होने की कोशिश के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश ने अपनी मौत से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि पुलिस एहलकारों ने उन पर शदीद तशद्दुद किया और उनकी टांग तोड़ दी। इस मामले ने कस्टोडियल टॉर्चर के इल्ज़ामात को लेकर गहरी तशवीश पैदा कर दी है और इंसानी हुकूक के हवाले से कई सवालात उठ खड़े किए हैं। फाल्टा में एक प्रोग्राम के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत रियासत के हर हिस्से की तरक्की के लिए पुरअज़्म है, जिसमें सुंदरबंस और कोस्टल इलाके भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पूरे स्टेट में डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। फाल्टा से सागर तक और बसंती कुल्पी से रायदीगी तक हर इलाके की तरक्की पर तवज्जो दी जा रही। शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और अवामी सहूलियतों को बेहतर बनाने हुकूमत की अहम तरजीहों में शामिल है और उन्होंने जोर दिया है कि दूर दराज और कोस्टल इलाकों को भी डेवलपमेंट के सफ़र में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। आगामी 20 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी 1947 পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে গেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ দিবস সর্বত্র পালন করবেন। আর আগামী 21 তারিখ বিশ্ব যোগা দিবস। 181টা দেশ ভারতবর্ষের এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারিভাবে হতো, এবারে সরকারিভাবে হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি নিজে থাকবেন কলকাতাতে যোগা দিবসে। আপনারাও প্রত্যেকটি রাস্তায়, প্রত্যেকটি এলাকায় যোগা দিবস পালন করার মধ্য দিয়ে আমাদের এই যোগকে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবেন। এই আবেদন নিবেদন রেখে আপনারা 22 তারিখের বাজেটের পরে দেখবেন আমরা পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো জায়গা নেই, এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, এমন কোনো এলাকা নেই যে এলাকায় উন্নয়নের কথা আমরা ভাবিনি। আপনাদের সরকার আপনাদের জন্য কাজ করবে। আর আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর হাতে রেখেছি। আমার সাথে এমওএস আছেন दीपंकर जाना। हमें कथा दिए गया। उदयपुर में हल्दी घाटी विजय समारोह के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत के उभरने को रोकने के लिए बाहरी और अंदरूनी ताकतें साजिश कर रही। मोहन भागवत ने कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल पावर्स मिलकर कोशिश कर रही हैं कि इंडिया तरक्की ना करे और दुनिया में मजबूत मुकाम हासिल ना कर सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क के खिलाफ झूठे नैरेटिव्स और फेक रिपोर्ट्स फैलाई जा रही हैं ताकि भारत की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया जा सके और उसकी तरक्की को रोकने की कोशिश की जा सके। आरएसएस चीफ ने लोगों से मुत्तहिद रहने की अपील करते हुए कहा है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम महाराणा प्रताप की हिम्मत, जज्बे और वफादारी से सबक लें और मुल्क के मुफादात के लिए मजबूती से खड़े रहें।
आज की स्थिति में तो महाराज जी ने कहा कि भारत के उत्थान से जिनके स्वार्थ के दुकान बंद होंगे, ऐसे अंदर के और बाहर के पूरे दुनिया के ऐसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत उठ न पाए, झूठा नैरेटिव देते हैं, झूठे रिपोर्ट्स करवाते हैं, तरह तरह की हथकंडे रचकर हमको झुकाने के लिए कर रहे हैं। हम कैसे इस परिस्थिति से पार पाए? वो लोग सधन संपन्न है, जनबल, धनबल, संगठन बल सब है उनके पास। हमारी जनसंख्या, हमारे पास ये धन साधन कम है, तो किस आधार पर हम खड़े रहे? जैसे राणा प्रताप खड़े रहे अपने स्वत्व के आधार पर, अपने धर्म संस्कृति के आधार पर, स्व गौरव और स्वाभिमान के आधार पर, हम वैसे ही एक होकर खड़े रहे। जैसे राजस्थान में राणा प्रताप ने मेवाड़ की जनता को इस आक्रमण के विरुद्ध संगठित किया, ऐसे ही एक होकर हम खड़े रहे, ऐसे ही सद्गुणों का आचरण करें। हमारा परस्पर व्यवहार इस सारे अभियान को, भारत के उत्थान के अभियान को आगे बढ़ाने वाला हो। हम अपनी छोटी छोटी संकुचित पहचान की बातें छोड़ दे। हो गया, पूरा भारत है, एक है, और दुनिया को धर्म देने वाला भारत खड़ा करना है। परम वैभव संपन्न, परम बल संपन्न भारत खड़ा करना है, अपनी रक्षा के लिए भी और विविध प्रकार की चुनौतियों से दुनिया की रक्षा के लिए भी, विश्व मानवता के लिए भी भारत का उत्थान हो। बेंगलुरु में मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने कर्नाटका के होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे के बयान की हिमायत करते हुए कहा है कि आरएसएस से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगना कोई गलत बात नहीं। प्रकाश राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सवाल पूछने में कुछ भी गलत नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट करनी चाहिए। उनका कहना था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हर तंजीम के लिए ज़रूरी है और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसकी क़ानूनी और रजिस्ट्रेशन मालूमात मांगी जाती हैं तो इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। To be transparent and they have to come out with all the details to the public. How do you see this? Yes, because he is the home minister of a state, and whether it is SDPI, whether it is RSS, any organization, because I have an organization called Prakash Raj Foundation, it is registered. I have to give accounts. I have to tell the government, because I am bound by the law, that what are my sources of my money. You just cannot say I will run. And when he is asking, when you have such crore worth sprawling offices, please tell her who are the salaries, who are your office bearers. Please be, if there is nothing wrong, what is wrong? You just cannot say, we are 100 years old, Hindu Dharma is 4,000 years old, they did not register. That is not an answer. So let them, they are not getting government funds. It's okay. Working on a even I am not getting government funds. Even none of the organizations or this thing are not. It is necessary or not necessary. If they have asked question, you say, give it in writing that we are not answerable. If Home Minister finds a law where he will hold them responsible, he will hold it. What is wrong in asking a question? कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने राहुल गांधी के जयपुर दौरे और उनके युवा संवाद प्रोग्राम को लेकर बड़ा बयान दिया। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि उनके युवा संवाद में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा है कि नौजवानों में राहुल गांधी के पैगाम और उनके सियासी नज़रिए को सुनने का जज्बा मौजूद है, जिसकी वजह से प्रोग्राम में ज़बरदस्त टर्नट देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इस इवेंट को यूथ आउटरीच कैंपेन के तौर पर देख रही, जहां राहुल गांधी नौजवानों से मुखातिब होंगे और मुल्क के सियासी, समाजी और मौशी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। पिछली बार एग्जाम हुआ नीट का, पेपर लीक हो गया, करोड़ों बच्चे और परिवार प्रभावित हुए। अब 21 तारीख को पेपर है, तो जो नौजवानों की आशंकाएं हैं, जो उनको मन में ये एंग्जाइटी है कि एग्जाम कैसे होगा, क्या मापदंड अडॉप्ट किए जाए ताकि एग्जाम में दोबारा लीक ना हो, और राहुल गांधी अगर आके लोगों की बात सुनना चाह रहे हैं और लोग उनको मिलना चाह रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। भाजपा को इतना अहंकार और घमंड हो गया कि विपक्ष की हर चीज में राजनीति देखते हैं, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। नौजवान आज उत्तेजित है, पीड़ित है, चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकाएं मन में है और वो अपने जाहिर करना चाहते हैं। राहुल जी यहाँ पर आ रहे हैं,
जिसका मन करे वाकई मिलेगा, अपनी बात को रखेगा, ताकि कम से कम जो दिल्ली में बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, उनके कान पे जू तो रहेंगे, सुन तो लेंगे बच्चे और नौजवान क्या चाह रहे हैं। अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करी है। पेपर लीक हुआ, सीबीएसई की चेकिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी, और एक बच्चा बच्ची के चक्कर में पूरा परिवार बहुत पीड़ित रहता है, बहुत चिंतित रहता है। ये बात भाजपा समझ नहीं रही है, लेकिन आज जो जेनजी है, जो नौजवान लोग हैं, उनकी आवाज बनकर, उनकी आवाज सुनने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारी तादाद में लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे और राहुल जी को सुनाएंगे। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जब आपके पास पहले ही क्लियर मेजॉरिटी मौजूद है तो फिर हर ऑपोजिशन पार्टी को तोड़ने की इतनी ऑब्सेशन क्यों है। संजय रावत ने कहा, आपके पास मेजॉरिटी है, फिर भी दूसरी सियासी जमातों को कमज़ोर करने और उनमें टूट फूट पैदा करने की कोशिश की जा रही। डेमोक्रेसी में कुछ रेस्ट्रेंट और सियासी तहजीब भी होनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन पार्टीज़ को टारगेट करना जमहूरी निज़ाम के लिए ठीक नहीं और सियासी मुखालिफों के ख़त्म करने के बजाय हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। संजय रावत के इस बयान के बाद सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। रही है, क्या आशंका है आप लोगों की? देखिए, आम आदमी पार्टी को भी तोड़ दिया, शिवसेना को भी पहले एक बार तोड़ दिया, फिर एनसीपी को तोड़ दिया, वापस तृणमूल के बाद शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस देश में ये क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? आपको पार्लियामेंट में कितना बहुमत चाहिए हो? आपके पास तो पूरा बहुमत है। क्या आपको ये एक नशे की आदत हो गई क्या? सबकी पार्टी तोड़ो, ये नशा है क्या आपकी? डेमोक्रेसी है इस देश में, संविधान से देश चलता है, थोड़ा तो संयम रखो। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।